आलिशन, जैसा मैंने कल आपको नोटिस दिया था कि कल हम अगस्त के बारे में पढ़ेंगे। 10 तारीख अगस्त का गुजर चुका है। मुझे शुरू में ही कर देनी चाहिए बात, पर कोई बात नहीं। अगस्त महीने में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे अगस्त में। तो इन दैट रिस्पेक्ट अगर देखा जाए अगस्त का इम्पोर्टेंस तो क्या होता है, तो अगस्त मंथ 1 अगस्त 1 अगस्त का इंपॉर्टेंस, एक के बाद 1 से 8 का इंपॉर्टेंस, उसी तरीके से 5 का इंपॉर्टेंस, 6 का इंपॉर्टेंस, 7 का इंपॉर्टेंस, 8 का, 9 का, 10 का इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंस आएगा 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त का इंपॉर्टेंस देखेंगे। उनतीस अगस्त का देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे, तो देखते हैं वन बाय वन। 1 अगस्त, पहले तो एक बार मैं आपको सुना देता हूं बेटा, उसके बाद लिख दूंगा तो याद रह जाएगा। टुडे इज जनरल नॉलेज क्लास नोन एज स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंस ऑफ अगस्त मंथ। अगस्त मंथ को टाइटल किया 1 तारीख, 1 से 8 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, 29 अगस्त। ये सब हमारे लिए महत्व रखता है। कैसे, पहले सुने, इसको छोड़ दीजिए, ये तो चलता रहेगा, जरा गौर से सुनिएगा। 1 अगस्त को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे 1 अगस्त को। और 1 से लेकर 8 अगस्त तक, यानी पूरा फर्स्ट वीक, लेकिन 7 नहीं 8 अगस्त तक। क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है। यहां अगर 8 तारीख है तो कहीं 7 तारीख होगा, इसलिए 1 से लेकर 8 अगस्त तक यही WHO सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान सप्ताह। एज यू नो दैट 1 अगस्त को डे और पूरा 1 वीक का हो गया वीक। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको भी मालूम है 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में फाउंडेड हुआ। और हम आप सब जानते हैं कि ये बीमारियों पर, डिजीज़ पर, उसकी टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए काम करती है। भारत में क्या, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन बच्चों में। उसका एक बड़ा कारण है माँ का दूध का ना मिलना। बहुत सारी हमारी माताएं हैं जो भूखमरी की शिकार हुई। गर्भ में बच्चा तो है पर स्तन में दूध नहीं, तो वो बच्चे मर जाएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था हर जगह मौजूद नहीं होती। रीज़न कई होते हैं, उसमें एक पैसे भी रीज़न है, गरीबी भी। तो बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं हमारी यूरोपियन, अमेरिकन, वेस्टर्न सोसाइटी और सो कॉल्ड इंडियन हाई लेवल सोसाइटी, जिसके 2 कारण होते हैं कि इन हाई लेवल सोसाइटी में कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही हाई फाई सोसाइटी की वजह से अपने शरीर का आकार न बिगड़ जाए, इस वजह से बच्चों को फीडिंग नहीं कराती अपने संतान को। 2-4 दिन 10 दिन करवाई, हो गई बात। देखिए ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होते हैं। और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं मध्यम वर्ग की, हाई सोसाइटी की, चाहती तो हैं बच्चे को दूध पिलाना, पर वर्कलोड, जॉब ऐसे हैं चाह के भी दूध नहीं पिला पाती है बच्चों को बोतल पे
गाय भैंस के दूध पर रहना पड़ता है, अमूल स्प्रे पे रहना पड़ता है। कारण दोनों हैं, मैंने कहा दोनों कारण हैं। तो बच्चों को दूध मिले ये एक तरह से बच्चे का हक है, मां को दूध पिलाना चाहिए, ये अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। इसलिए डब्ल्यूएचओ इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वही उसको जीवन भर के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, और इसका कोई कंपेयर नहीं है मां के दूध का। दूसरा, मां को जब तक वो दूध पिलाती रहेगी, जनरली कहते हैं ना 1.5 साल 2 साल 3 साल तक दूध पिलाती रहेंगी, वो फैटी नहीं होंगी, हेल्थ उनका अच्छा बना रहेगा, स्लिम एंड ट्रिम। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन जैसे बना रहता है वैसे ही जो है मिल्क का सर्कुलेशन बने रहने से कभी भी मिल्क के थक्के नहीं जमते, वो सेल डैमेज नहीं होता, डेड नहीं होता, इनएक्टिवेट मतलब एक्टिवेशन हमेशा रहता है। तो इससे क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना घट जाती है, ये याद रखिए। और जब तक दूध पिला रही हैं सेकंड कंसीव होने की स्थिति मिनिमाइज रहती है, नेचर है ऐसा। बच्चों का हक भी है और मां का सौंदर्य भी बढ़ता ही है, घटता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिक अप्रोच की बात करो। मेरी माँ खुद जो है डॉक्टर रही हैं, पिताजी डॉक्टर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ इस बात को। तो ये चीज़ है, खैर बात को आगे जाने दीजिए। तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस को लेकर के मनाती है। अफ्रीका की महिलाएं सबसे ज़्यादा स्तनपान कराती हैं, नो डाउट। और जो महिलाएं होते हुए स्तनपान नहीं कराती, अन्य तरीकों से बच्चों को दूध देती हैं, भैंस, गाय, अमूल स्प्रे वगैरह, तो याद रखिएगा इसका एक आकलन हुआ है तो अरबों रुपए डैमेज हो रहे हैं मां का दूध जो नहीं पिलाने की वजह से, जो रोज बनना खत्म हो जाता है। तो इस तरह से एक संसाधन है मां का दूध, तो अरबों रुपए हम डैमेज कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। एंड आई वुड लाइक टू बी से कि भारत में आज से लगभग 30 साल पहले, 30 तो नहीं 25-26 साल पहले, महाराष्ट्र के नासिक में एक बैंक खुला, विमेन मिल्क बैंक, जिसमें हमारी देश की महिलाएं जिन्हें अतिरिक्त दूध होता है बच्चों को पिलाने के बाद, ऐसी बहुत महिलाएं हैं, वो दूध डोनेट करती हैं और वहां से दूध कलेक्ट होके नासिक के मिल्क बैंक में जाकर उसे पॉस्चराइज करके रख देते हैं, 6 महीने तक खराब नहीं होगा। और वो दूध फिर चला जाता है उन बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए हैं जन्म लेते ही, जिन्हें दूध पीना जरूरी है, और माँ का दूध, इंसानी दूध मिल जाए तो फार बेटर। वहाँ सप्लाई होता है, जिसपे हमने एक बड़ी लंबी चौड़ी कविता भी लिखी है, धन्य हो वो नासिक की महिलाएं। तो ये चीज़ है, तो याद रखिएगा दुनिया का एकमात्र ह्यूमन यानी विमेन मिल्क बैंक नासिक महाराष्ट्र, तो ये ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो 1 अगस्त और 1 से 8 अगस्त ये इंपॉर्टेंस है, डब्ल्यूएचओ सेलिब्रेट करती है। अब आइए 3 अगस्त इस बार श्रावण मास की, 3 अगस्त मैंने आपको शो नहीं किया था पर आप लिख सकते हैं, 3 अगस्त इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा पड़ी और इसीलिए इस बार रक्षाबंधन 3 अगस्त को पड़ा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन, और श्रावण मास की पूर्णिमा ही रक्षाबंधन का त्योहार होता है। और श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल संस्कृत लैंग्वेज डे। नेशनल संस्कृत लैंग्वेज डे का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय संस्कृत भाषा दिवस, भारत सरकार सेलिब्रेट करती है। इसी दिन अमरनाथ गुफा के आखिरी दर्शन होते हैं बाबा बर्फानी का, और उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं। तो ये है इस बार 3 अगस्त। अब अगला 5 अगस्त की बात करें। 5 अगस्त, तो 5 अगस्त का दरमियान हम देखते हैं 2019 में 5 अगस्त को हमारे पार्लियामेंट ने पारित किया था क्या, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 370 का 370(2)(3) क्लॉजेस 2(3) को, और जम्मू कश्मीर क्या बन गया, 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो एक्चुअली इंप्लीमेंट कब हुआ, 31 अक्टूबर को 2019 में।
तो 5 अगस्त का ये इंपॉर्टेंस है। और अभी 5 अगस्त को क्या हुआ है बेटा? भूमि पूजन हुआ है। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ है, ये ध्यान रखना। कहां? रामलला का जो है पुनर्निर्माण, उनके मंदिर का भूमि पूजन के तौर पर अयोध्या में। चलिए ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आइए। 5 अगस्त तक आ गए। 6 अगस्त को क्या होता है? 6 अगस्त को तो एक तो बुनकर दिवस होता है, राष्ट्रीय बुनकर दिवस, जो भारत सरकार सेलिब्रेट करती है। 6 अगस्त को 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। तो ये चीज है, तो ये बॉम्ब गिराया गया था, और ये बॉम्ब गिराने पर जो हुआ त्रासदी हम सब जानते हैं। तो 6 अगस्त को दुनिया सेलिब्रेट करती है, वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस। उसी को हिरोशिमा डे कहते हैं। याद रखिएगा, 45 में गिराया गया तो 55, और 2020 75, यानी हिरोशिमा के 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस दुर्घटना के, मानवीय त्रासदी के। लक्षण आज भी उभर के आ रहे हैं, डिसऑर्डरनेस पूरा है आज भी। कहने का मतलब 75 वर्ष समाप्त हो गए एक तरह से, क्या? द्वितीय विश्व युद्ध का, यानी हिरोशिमा बॉम्ब का। अब ध्यान देंगे 7 अगस्त का जो इंपॉर्टेंस है उसका क्या है। तो 7 अगस्त का इंपॉर्टेंस कोई खास नहीं, हमने लिख दिया है मेरे ख्याल से, तो कोई बात नहीं। ये होता है 7 अगस्त एक्चुअली डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन 1941। 7 अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंस। 8 अगस्त, दिमाग में रखिएगा इस बात को, 8 अगस्त का इंपॉर्टेंस क्या? एज यू नो, 8 अगस्त मिड नाइट 1942 ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। हम लोग 9 अगस्त को यह शुरुआत करने वाले थे, और 8 अगस्त को मध्य रात्रि में मीटिंग कर रहे थे ग्वालियर टैंक मैदान में, हमारे कांग्रेस और अन्य सब नेता लोग, कि कल से हम लोग अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति विशेष ने जाके इन्फॉर्म कर दिया, और रात में ही पुलिस की दबिश हुई, और सारे ए बी ग्रेड नेता को अरेस्ट करके डिफरेंट प्लेसेस पे डाल दिया गया। फिर तो इसकी गिरफ्तारी ही मान ली गई क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। तो मिडनाइट 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान स्थान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, मुंबई से शुरुआत हुई। उसके कितने साल हो गए आप काउंट कर सकते हैं, 78 साल हो गए ना। अब ध्यान दीजिए, तो ये हुआ। जब 8 और 9 एक साथ ऑप्शन में आए तो टिक लगाइएगा, वरना 8 अगस्त मिडनाइट, 9 कभी नहीं। अब अगले पॉइंट पर 8 अगस्त की बात हुई। अब 8 अगस्त का ये इंपॉर्टेंस है, इसको जाने दीजिए। अब आते हैं 9 अगस्त। 9 अगस्त को 1945 में, 1945 9 अगस्त को फिर एक जो है फैट बॉय नाम का एटम बम, जो 44 टन का था, जिसमें लगभग 176 केजी यूरेनियम था, इसे जो है बॉम्ब गिराया, ठीक है ना, और नागासाकी शहर बर्बाद। इसे नागासाकी डे कहते हैं। जो व्यक्ति बॉम्ब गिराया वो 2007 में जाके अभी डेथ किया है। और हेनरी ट्रूमैन ने जब उसको बम गिराने के बाद अपना मीटिंग हुई होगी, अमेरिका ने बुलाया, तो सारे पायलट सब गए थे, तो ये भी पहुंचा, तो 10 मिनट तक तो मतलब 10-20 सेकंड तक तो देखता रहा ट्रूमैन, राष्ट्रपति अमेरिका का। किसको? जो बम ड्रॉप किया था, 29 साल का लड़का था, मैंने भेजा है, भेज दूंगा उसका नाम सब। बोला कि तुम क्या सोचते हो? उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यही सोचता हूं कि जो काम मुझे करने के लिए दिया गया उसे मैंने किया, जो काम मुझे कहा गया उसे मैंने किया। ऑर्डर। इसने कहा परफेक्ट, सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें यह काम कहा और तुमने यह काम किया। अगर तुम पे कोई कुछ इल्जाम लगाता है तो उसे मेरे पास भेज देना, क्योंकि लाखों लोग मर रहे थे, युद्ध का अंत नहीं दिखाई दे रहा था, और अमेरिका ने यह जस्टिफाई किया
कि ये बॉम्ब गिरने से युद्ध का अंत हो गया, वरना 5 साल और चलता, 10, 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़ और मरते। कहीं तो अंत करना था, तो अंत की लकीर बहुत ही भयावह हुई, जिसकी वजह से 75 साल हो गए, फिर कोई युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। और रोज डरते हैं, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन हो, आज भी सब डरता है कि अगर न्यूक्लियर हुआ तो, इसलिए सब कंट्रोल में करने लग जाते हैं। तो कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, छिटपुट बहुत हुए पर बड़ा युद्ध कोई नहीं हुआ। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, 75 साल गुजर गए, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और वैसे मानव त्रासदी तो है उसके लिए। तो ये चीज है, कहने का तात्पर्य यह है, इनोला गे जिस विमान से गिराया गया नागासाकी पे, उस विमान का नाम था इनोला गे। और इनोला गे, इस पायलट ने, जो है डॉर्सी पायलट, उसके बाप चाह रहा था कि डॉक्टर बने, मां बोली कि नहीं, देश सेवा करो, सेना में जाओ, तो पायलट बना। तो इसने अपने विमान का नाम अपनी मां के नाम पर इनोला गे रखा था, और उसी से बॉम्ब गिराया था। बॉम्ब गिरा के जब 21 मील दूर तक जा चुका था, तब भी उसको शोर सुना और वो मशरूम दिखाई दिया, जिस तरह से वो बॉम्ब विस्फोट होता है। बाद में विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया, तब मरा। अपराध अपने आप में कबूल किया, तो ये चीज है। पर चलिए, मेरे कहने का मतलब है, नागासाकी डे देख लिया, हिरोशिमा डे, 6 को 9 को 1945। नतीजा क्या होता है, यहीं पे जोड़ देता हूं। बहुत सारे पत्र वगैरह गिराए गए, लेटर सब, जापान को थ्रेटनिंग करने के लिए अमेरिका के प्लेन में, पूरे जापान में, और कहा जितनी जल्दी हो सरेंडर करो, वरना ऐसे और बम गिरेंगे। स्थिति भयावह थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने एशिया में, और जापान सरेंडर किया। 15 अगस्त 1945 जापान का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एशिया में सरेंडर का भी दिन है अमेरिकी फौज के सामने। और फाइनली 3 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध को विधिवत रूप से संधि करके, समझौते करके, थ्रू पेपर अंत की घोषणा कर दी गई। तो अंत हुआ 3 सितंबर, शुरू भी हुआ था 3 सितंबर को, अंत भी 3 सितंबर। 15 अगस्त को जापान सरेंडर किया था। और चूंकि 15 अगस्त को जापान सरेंडर करेगा, उसकी कहानी थोड़ी और आगे बताएंगे जोड़ के, लेकिन पहले आगे बढ़िए। 8 अगस्त क्लियर, 9 अगस्त क्लियर। अब आइए 10 अगस्त पे। 10 अगस्त आज है, और आज क्या है बेटा, वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर सिंह दिवस। पॉइंट क्लियर। और मैं आपको बता दूं, भारत और विश्व मिला के लगभग 900 के आसपास शेर हैं। भारत में लगभग 674 शेर हैं 2014 के गणना के अकॉर्डिंग, और अभी गणना चल रही है, लेटेस्ट 1 महीने में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा। सबसे ज्यादा शेर गिरी वन में है, लगभग 580 के आसपास। रेस्ट ऑफ इटापा सफारी, ये सफारी कूनो, पालमपुर में है। कुल मिलाकर के 674 भारत में लॉयन है, जो दुनिया का लगभग 70% के आसपास है, 60-70% के आसपास। तो ये चीज है। 10 हो गया। 12 अगस्त पे बात करिए, ध्यान से सुनेंगे। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट, यानी फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की पहली संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड के बीच में इस शहर में संधि हुई 12 अगस्त को, जो एक्चुअली 22 अक्टूबर 1764 के बैटल ऑफ बक्सर का परिणाम था। बक्सर के युद्ध में कंपनी जीत गई और ये लोग हार गए। ये लोग से मतलब मीर कासिम तो भाग गया, उसके दोनों सहयोगी, एक मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड और सुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये तो जाएगा कहाँ। तो ये संधि हुई। इसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन राइट देकर के उसे वहां का जमींदार, दीवान, फिनेंस पावर, लैंडलॉर्ड बना दिया। डायरकी शुरू हो गई। दूसरा, 16 अगस्त 12 अगस्त 16 अगस्त 1765 को संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और अवध का नवाब सुजाउद्दौला के बीच। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलायंस, इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलायंस। और सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सहायक संधि, द्वितीय इलाहाबाद संधि। इसके तहत अवध में, अवध राज्य जो था जिसकी राजधानी उस वक्त फैजाबाद थी, फैजाबाद में एक अंग्रेज ऑफिसर रिजेंट नाम के तौर पर एक पोस्ट क्रिएट हुआ और वो रहने लगा। ये उपशासक था, पूरी नजर रखता था।
और अवध का जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट था, जैसे युद्ध है, शांति है, विदेश नीति है, रक्षा है, मिलिट्री है, उसका भाग ले लिया और धीरे धीरे निगल भी लिया। तो ये है, ये भी बक्सर के युद्ध का परिणाम है। तो 12 अगस्त, 16 अगस्त जाने दीजिए। अब आइए 14 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से विभाजित होकर आजाद हुआ। फर्स्टली पाकिस्तान डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया, देन बिकम इंडिपेंडेंट। 14 अगस्त को यह पाकिस्तान की आजादी का है, 1947। पॉइंट क्लियर हो गया। 15 अगस्त को जो भारत है वो आजाद हुआ, 1947। 15 अगस्त को ही हम देखते हैं साउथ कोरिया भी आजाद हुआ। ये क्वेश्चन खूब आता है। 15 अगस्त को साउथ कोरिया भी आजाद हुआ, ये क्वेश्चन खूब आता है, बात को समझिए। तो दोनों की आजादी है। जैसे 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, तो ऑस्ट्रेलिया और कॉन्गो का नेशनल डे भी है, ये सवाल खूब आता है। ऐसे ही 15 अगस्त साउथ कोरिया से जोड़ के रखिएगा। 15 अगस्त हो गया, 16 अगस्त हो गया, 18 अगस्त जरा गौर फरमाइएगा। हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी, जैसे कि आपको मालूम है 39 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सेम ईयर, और फिर उसके बाद अपने आंदोलन को अपने अंदाज से जिया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। और उसी समय में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, तो कलकत्ता में इनको नज़रबंद कर दिया। नज़रबंदी से एक स्त्री की सहायता से निकल लिए, अपने अंग्रेज दोस्त की सहायता, महिला थी, निकल लिए, और अपने भगत सिंह की भाभी दुर्गा भाभी के साथ ट्रेन में बैठ के मियाँ बीवी मुसलमान बनकर निकल लिए और पंजाब गए, और पंजाब से चले गए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से एक अंग्रेज बन गए, मुसलमान से अंग्रेज बन गए, और नाम दे दिया कर्नल मोज़ैटो। और जान रहे थे रसिया, लेकिन पता चला रसिया तो मित्र देश के साथ हो गया, तो चल दिए जर्मनी। हिटलर से मुलाकात, बहुत सारी बात, हिटलर के कहने पर पनडुब्बी में बैठे और उग गए कहाँ, जापान। जनरल तोंजो चीफ था मिलिट्री का, युद्ध चल रहा था, जापान गए, उनसे मीटिंग मीटिंग बातचीत हुई। याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि नारा बुलंद करिए, एशिया फॉर एशियन पीपल, और बहुत सारी बातें। और इस बीच में जापान जो है, हमारा अंडमान निकोबार जीत चुका था ब्रिटिश फौज से, ब्रिटिश इंडिया से जीत चुका था, और उसके जापान के कब्जे में था। और इसी बीच में हम देखते हैं 1942 में, ठीक है, 1942 में ऑलरेडी सितंबर के महीने में कैप्टन मोहन सिंह और, ठीक है, आपके रास बिहारी घोष जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन यानी कर चुके थे। ठीक है, याद रखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कर चुके थे। और फिर नेताजी जापान के सपोर्ट से यहाँ आए, कहाँ, सिंगापुर में सेटअप हुआ था, ये आए म्यांमार। और म्यांमार में 1943 में, मेरा ख्याल है 21 अक्टूबर को, ठीक है, 21 अक्टूबर को 1943 में ये कमांडर बन गए आज़ाद हिंद फौज के, इंडियन नेशन आर्मी के कमांडर बन गए। और इन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा तीसरी बार भारतीय इतिहास में बुलंद किया गया। पहली बार मेरठ 1857, दूसरी बार 1939 गांव गांव में दिल्ली चलो व्यक्तिगत सत्याग्रह, और तीसरी बार ये। और फिर समय के साथ मालूम यह है कि आईएनए की फौज असम तक पहुंची थी, बट बाद में जो भी हुआ आप सबको मालूम है, जापान ने सरेंडर कर दिया। आईएनए का पूरा बैकबोन जापान था, जापान ने सरेंडर कर दिया 15 तारीख को। अब आईएनए का क्या होगा, समझिए। तो आईएनए के चीफ कौन है, सुभाष चंद्र बोस, और इधर जवाहरलाल नेहरू, उधर सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस से छत्तीस का रिश्ता। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के लिए ये एक र्यूमर उड़ा कि 18 अगस्त 1945 को विमान यात्रा करते समय ताइवान में विमान का क्रैश हुआ और सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। इट वॉज र्यूमर, अब तक यही माना जाता है। तो याद रखिएगा 18 अगस्त को यह भी शो कर दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, प्लेन क्रैश में मारे गए। क्यों, क्योंकि पकड़े जाने के बाद तो सीधा जेल। तो ये इस तरह से हुआ। अब समझ आ गई बात। तो 18 अगस्त हैपनिंग्स देखिए। तो 18 अगस्त का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का ऐलान प्लेन क्रैश में, ठीक है, 1945। 20 अगस्त बेटा 1942 20 अगस्त को, याद करिएगा 20 अगस्त को किसका जन्म हुआ, एज यू नो दैट राजीव गांधी का, राजीव गांधी का जन्म हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 की पैदाइश थी। 1940 में उसको, जब बॉडी में ब्लड ज़्यादा बनता है ना, तो ये भी एक बीमारी होती है, प्रोलोसिस कहते हैं,
इस बीमारी के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड गई हुई थी। वो भी न्यूज़ मैंने आपको फ्लैश किया है। तो जो भी है, 42 में राजीव गांधी पैदा हुए, और राजीव गांधी जब डेथ कर गए तो आपको भी मालूम है, और राजीव गांधी डेथ कर गए, डेथ के बाद हत्या हो गई, मालूम ही है उसको, 21 मई 1991 को। तो उसके लिए हम आतंकवाद निषेध दिवस मनाते हैं, एंटी टेररिस्ट डे, और इनके जन्मदिन को मनाते हैं क्या, कॉन्वेंशनल एनर्जी डे। भारत में पारंपरिक ऊर्जा, सॉरी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा दिवस, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल जैसे कि विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, गोबर गैस प्लांट वाली है, सोलर एनर्जी, इन सब पे उन्होंने बहुत काम किया, इनिशिएट किया। तो याद रखिएगा, क्या, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डे 20 अगस्त, बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ राजीव गांधी। यहाँ तक आगे। अब आइए, आपके पास जो इंपॉर्टेंस है, 29 अगस्त, बर्थ ऑफ हॉकी मैजिशियन मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी मैजिशियन, याद रखिएगा। आप भी जानते हैं ध्यानचंद को भी दुनिया जानती है, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी मैजिशियन कहते हैं, हॉकी का जादूगर। और इनका जन्मदिन पे भारत सरकार स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड कन्फर्ड बांटती है, अनाउंस करती है, समय के साथ बांटती भी है। तो ये अनाउंसमेंट जो है होगा इस बार, देखिए क्या होता है या नहीं, तो बांटती है। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड है, यूनिवर्सिटी का कुछ अवार्ड होता है, ये सब है। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से आपने देख लिया 29 अगस्त का। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अगस्त मंथ। अगस्त का देखा, 1 अगस्त, 1 से 8 अगस्त देखा, फिर 3 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7, 8, ये सारा इंपॉर्टेंस अगस्त का आपके सामने में आ गया है, ये ध्यान में रखना है। और कुछ होगा तो वो तो मैं रोज आपको नोटिस कर ही रहा हूँ, हर चीज़ भेज ही रहा हूँ, उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा बात अगर कर लें तो है हमारे पास बेटा 10 मिनट है, 10 मिनट में कुछ और देखते हैं आगे। तो 19 तारीख का देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये अगस्त की बात हो गई। और फिर हम करंट अफेयर्स ले लेते हैं। नाइनटीन्थ जुलाई का, ध्यान देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। गौर से सुनिएगा, 19 जुलाई संडे 2020, आप हम सब जानते हैं 1969 को 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। ऐसे बैंक, प्राइवेट बैंक, जिनका मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ रुपए था, उसे एक बड़ा बैंक माना गया, और ऐसे कुल 14 थे, और 14 के 14 बैंकों का सिफारिश को आधार पर नेशनलाइज कर दिया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल। It is very hot question for always. So it is considered the bank nationalization day. Finished. 19 जुलाई का एक क्वेश्चन फिनिश। दूसरा आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरमा, KURMA, जरा ध्यान देंगे, कुरमा, KURMA, मोबाइल ऐप दैट हेल्प सेव टर्टल्स इन इंडिया। कुरमा टर्टल्स कछुआ, May 23rd वर्ल्ड टर्टल्स डे। बेटा, 23 मई को विश्व कछुआ या कच्छप या टर्टवाइज डे बनाया जाता है, और टर्टवाइज डे के आधार पर भारत के कुछ संस्थान कछुआ को बचाने के लिए एक ऐप निकाले हैं जिसका नाम है कुरमा। इस ऐप से आपको कछुआ की तमाम प्रजाति, कछुआ कहाँ कहाँ रहता है, उसका जीवन चक्र क्या होता है, कितना नेचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ मिलेगा। तो क्या होगा, आप एक सेंसेटिव इंसान बन जाएंगे टुवर्ड्स टर्टवाइज, और आप कोशिश करिएगा कहीं भी कुछ हो तो अवेयरनेस होगा, आप बचाइएगा उसे, याद रखिएगा।
तो कुर्मा मोबाइल ऐप टू सेव टर्टल्स इन इंडिया, ठीक है। कुर्मा मतलब कछुआ होता है, तो कुर्मा क्या है? मोबाइल ऐप है, यही सवाल करेगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए तीसरा, अगली बात करें बेटा डेथ के ऊपर। मैथमेटिशियन, ठीक है ना, जो है कंजीवरम सुरवंजी शेषाद्री, डेथ पास्ट, बड़ा ध्यान देंगे। भारत के एक गणितज्ञ हुए जिनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किसका मृत्यु हो गई कब? 18 जुलाई को। मैथमेटिशियन थे, साउथ इंडियन थे। क्या नाम उनका था? तो इनको कहते हैं CS शेषाद्री। CS का फुल फॉर्म है कंजीवरम, ठीक है ना, श्रृंगाचरी शेषाद्री। 17 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हो गई चेन्नई में। इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। डेथ, फिर एक डेथ है बैरी जॉनसन, ऑस्ट्रेलियन टेस्ट विकेट कीपर। स्पोर्ट्स का, टेस्ट क्रिकेट का विकेट कीपर बैरी जॉनसन की मृत्यु हो गई ऑस्ट्रेलिया में। एक मैथमेटिशियन, एक स्पोर्ट्स पर्सन। बुक और ऑथर के ऊपर चलते हैं। सेक्स एंड वैनिटी, केविन क्वान। सेक्स एंड वैनिटी याद रखिएगा। सेक्स मतलब ये नहीं है जो कॉपुलेशन की बात है। सेक्स मतलब लिंग, और सेक्स से फर्स्ट सेक्स पुरुष को कहा जाता है, सेकंड सेक्स फीमेल को कहा जाता है, जो एक तरह से गलत धारणा है, जबकि फर्स्ट वो होना चाहिए, सेकंड हम लोग पढ़ चलिए। तो यहाँ सेक्स का मतलब स्त्रियों से रिलेट कर रहा है, और वैनिटी मतलब होता है आडंबर। तभी तो कहते हैं वैनिटी बॉक्स, यानी जो लड़कियों के सजने के लिए जो कॉस्मेटिक्स आइटम सब जिस बैग में रखा जाता है, चाहे चूड़ी वगैरह, लैठी, बिंदी जो भी हो, उसको वैनिटी बॉक्स कहते हैं, दिखावे का। ये दिखावा है तो ना, क्योंकि ये रियल हम है। देखिए दाढ़ी वाड़ी सब है। अब अगर हम पाउडर वाउडर लगा के आए वगैरह, ये सब आईब्रो वाइब्रो सब करके आए टीवी सीरियल के हीरो हीरोइन लड़के की तरह, तो ये आर्टिफिशियल हुआ, वैनिटी, दिखावा हुआ। तो वैनिटी बॉक्स दिखावे के बक्से हैं, सजावट की पेटियाँ, जो अक्सर सभी के पास होता है, नहीं तो कम से कम बैग में तो होता ही है छोटा सा वैनिटी बॉक्स। तो कहने का मतलब है यहाँ पे सेक्स एंड वैनिटी रिलेट कर गया। केन कॉबन राइटर है। दूसरी किताब है हाउ लुलू लॉस्ट हर माइंड। हाउ लुलू लॉस्ट हर माइंड, रेचेल गिब्सन है। द प्रिजनर्स वाइफ, मैगी ब्रूक्स ने किताब लिखी है द प्रिजनर वाइफ्स। ट्रेडिशनल नॉलेज इन मॉडर्न इंडिया, निर्मल सेन गुप्ता। लव, लॉस एंड लॉगिंग इन कश्मीर, शाबा हुसैन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। लव, लॉस एंड, ठीक है, लॉगिंग इन कश्मीर, सबा हुसैन, वहीं की महिला है, एक किताब लिखी है कश्मीर के ऊपर। द डिक्लाइन एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी, डेविड स्टैसवे। द डिक्लाइन एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी, डेविड स्टैसवे। तो ये हो गया आपका। अगले पॉइंट पर आइए। राम मंदिर अयोध्या, मालूम ही है राम मंदिर अयोध्या में जो मंदिर बनने थे, जो 5 तारीख को भूमि पूजन भी हुआ है, तो उसके जो 3 गुंबद की बात थी, 2 गुंबद की, उसमें 3 चेंजेस हुआ, वो बता रहा हूँ। हाइट 128 फीट की जगह अब 161 फीट होगा। पहले मंदिर की हाइट थी 128 फीट, अब बढ़ा के 120 नहीं 161 फीट हो गया। पहले कितनी गुंबद थी? 3 बननी, अब गुंबद कितनी बनेगी? 5 बनेगी, 2 साइड में बनेगा, 1 2 3, 2 साइड में 5 गुंबद। पहले 67 एकर्स में बनना था, 67 एकड़ में मंदिर परिसर पूरा, अब बनेगा 120, 100 से 120 एकड़ में, तो लैंड एक्वायर होगा, ठीक है। निर्माण खर्च पहले 100 करोड़ था, अब 125 करोड़ होगा। L&T, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी इस मंदिर का निर्माण करेगी। इस मंदिर को 1987 में ही वास्तुकार ने तैयार कर दिया था, और जो थे, कौन थे वास्तुकार? चंद्रकांत, ठीक है, सामपुरा। तो ये राम लला के मंदिर को किसने वास्तु किया है, किसने आर्किटेक्ट किया है? तो आर्किटेक्चरिंग बाय चंद्रकांत शामपुरा। मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच, चौड़ाई 140 फीट, याद रखिएगा। अब है जो अब बढ़ जाएगा, टोटल पिलर 212, ठीक है, अब है 318। क्यों? 2 मंजिल बनना था, अब 3 मंजिल बनेगा। तो पहले 2 मंजिल बननी थी, 1 2,
अब कितनी मंजिल बनेगी? 3 मंजिल बनेगी, 1 2 3। तो 106 एक में, 106 एक में और 106 106 106 106 318 पिलर। पहले 218, अब 318 पिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या था? 212, अब 318 पिलर हो। अब आइए, अब है सवाल अगला, स्वामी नारायण संप्रदाय, ठीक है, तिल्लई नटराज। ये दिखाया कि दुनिया के टॉप मंदिर क्या है, वो तो आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको पढ़ लीजिएगा। अब है भाई 19 जुलाई 1953 पे आ जाते हैं। इंग्लैंड 15 वर्षीय महारानी जेन ग्रे को 9 दिन बाद जो है 19 जुलाई को अपदस्थ कर दिया गया, रिप्लेस्ड बाय एडवर्ड सिक्स। मैं बताऊं, ये जो पेज नंबर 293 है, उस पे जो कॉलम नंबर 9 है इसको, और जो कॉलम नंबर 8 है, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बहुत सारी चीजें जानकारी हमने दी है, और 9 में जानकारी दी है। इससे आपको इंग्लैंड के रानी का सीक्वेंस पता चलेगा। इंग्लैंड में 1 2 नहीं 4 महिलाएं हुई। हम यही नहीं जानते, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है अभी 3 ही ना, क्या और भी कोई हुई? हाँ, एक हुई जो सिर्फ 9 डेज की रानी थी, जैन ग्रे। 15 वर्ष की महारानी जैन ग्रे सिर्फ 9 डेज के लिए गद्दी पर बैठी थी, ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया, ये भी एक रानी हुई। तो 3 1 4 5 महिला हुई अब तक, ये समझिए। तो रिमेन क्वीन इन यूके इस तरह से दिखाया है, और इस तरह से कुल मिलाकर के देख, क्वीन एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया मैरी विंसन बर्थ डैश डैश डैश, उससे कोई लेना देना है, लेकिन इसको आप समझिएगा कुल मिलाकर के कितनी हुई, दैट इज द इंपॉर्टेंस। चलिए नेक्स्ट की बात करें अब सीधा। बेटा, जब लाइट मेट्रो आप कहते हैं तो हल्का मेट्रो, यानी थोड़ी चौड़ाई भी कम होगी, मेट्रो बनाने में थोड़ा हल्का होगा, फ्यूल कम खाएगा, कॉस्ट कम लगेगा, एरिया कम घेरेगा, और इस तरह से फिर देखते हैं हम आगे की ओर, सफर उतना ही करेगा, कैपेसिटी उतनी ही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेट्रो में लाइट मेट्रो का कंसेप्ट आया, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। वही चीज़ बता रहा है कि लाइट मेट्रो ऑपरेशनल एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लो, विल रन बिटवीन कीर्ति नगर टू द्वारका सेक्टर 25, वर्क इज गोइंग ऑन। अब आइए, आरबीआई कुड बी एक्सटेंडेड लोन मोरेटोरियम पीरियड 31 अगस्त टू 31 दिसंबर, ऐसा बात चल रहा है पर हुआ नहीं है। तो 13 कॉलम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हुआ नहीं है, पर देखिए कभी भी ऐसा हो सकता है। अब आइए हम जो बात कर रहे हैं बैंकिंग में है, कॉलम 15, सैलरी अकाउंट इन बैंक इज जीरो बैलेंस अकाउंट, बट अकाउंट होल्डर्स चार्ज द सर्विस दैट सैलरी अकाउंट कन्वर्ट आफ्टर 90 डेज इनटू द सेविंग अकाउंट। बेटा, जब कहीं नौकरी करते हैं प्राइवेट या सरकारी, तो आपको जो सैलरी, अगर सैलरी अकाउंट के थ्रू दिया जाता है कि अकाउंट खुलवा के उसमें आपकी सैलरी देता है, जहां से आप निकालते हैं, डायरेक्ट आपके हाथ में सैलरी नहीं देता, तो सैलरी अकाउंट कहलाता है। सैलरी अकाउंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जिस दिन आपने नौकरी छोड़ दी, कोई कंपनी बदल लिया, तो वो अकाउंट आपका बना रहता है, कंपनी वो अकाउंट नहीं, क्योंकि अब आपके नाम अकाउंट है तो कंपनी अकाउंट नहीं बंद करेगी, तो अकाउंट है। तो जैसे ही जिस दिन शो हो गया, उसके 90 डेज के भीतर में, 90 दिन पूरा होते ही, वो आपका सैलरी अकाउंट सो कॉल्ड सेविंग अकाउंट हो जाएगा, सेविंग अकाउंट हो जाएगा। और सेविंग अकाउंट होते ही मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी हो जाएगा, और वो नहीं होगा तो आपको जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। जब तक सैलरी अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट नहीं काउंट होता, उसमें आपके 10,000 रुपये पड़े भी है सैलरी वाले, उस पर कोई आपको पेमेंट नहीं करेगा, ये मतलब। अब आइए अगला, तो ये चीज बताया है, ठीक है। और बैलेंस टू मेंटेन इफ नॉट देन 100 to 700 पेनल्टी, डेबिट कार्ड एनुअल चार्जेस भी लेती है, उससे रिलेटेड अगर है तो, उसके अगेंस्ट अगर इश्यू है तो डेबिट कार्ड का भी चार्ज लेगा, ये सब चीजें। किसी खाते से अगर 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता, तो उसे जो है डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। जब कोई बैंक में अकाउंट है और 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो उसे डोरमेंट अकाउंट यानी निष्क्रिय खाता कहते हैं, ठीक है। अब आइए, 19 जुलाई 1976 को नेपाल डेवलप्ड, ठीक है ना, सागर माथा नेशनल पार्क।
यानी नेपाल में एक सागर माथा नेशनल पार्क है और एवरेस्ट का नाम नेपाल में सागर माथा है। हम लोग क्या कहते हैं एवरेस्ट, नेपाली क्या कहते हैं सागर माथा, और तिब्बती या चीन के लोग क्या कहते हैं चोंगला मारू, ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका नाम है चोमलुंगमा, चोमलुंगमा चाइनीज ने, कई बार आ चुका है ये। अब आइए, समय नहीं है तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग 20 जुलाई पढ़ेंगे, तो कल हम लोग 20 जुलाई पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही पे विराम दीजिए। थैंक यू। ओके।